नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे फॉर रेगुलर क्लासेस के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों। आज की सेशन की खास बात यह है कि जैसे कि कल ही मैंने बताया था, एमपी कोऑपरेटिव का एग्जाम है, टेंटेटिव हमारा है, उसके लास्ट डेट भी मैंने बताया था, सारी एलिजिबिलिटी है जो कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में चूंकि एग्जाम मुझे एमपी कोऑपरेटिव का देना है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का एक एनालिसिस रिपोर्ट हमारे पास जरूर होना चाहिए। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आगे पीछे ये हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड हमारे क्वेश्चंस का यही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके तैयारी को स्टार्ट करने में एक मापदंड देगा, एक स्केल देगा कि नहीं मुझे इस स्केल पे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। तो ध्यान से रहिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। हर तरह के क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा कि स्टैंडर्ड क्या होता है एग्जाम में, वो आपके लिए बहुत ही खास होगा जब इस प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो पहला सवाल जो था, ये कंप्यूटर के सवाल है जो मैं अभी कर रहा हूं, और बाकी भी सवाल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बैचेस में। तो पहला सवाल तो आया था दोस्तों, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर विच इज ऑलरेडी रनिंग इज रेफर्ड टू एज। अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं जो ऑलरेडी रन है तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं दोस्तों। पहला ही सवाल था, आंसर उस सिस्टम को क्या कहते हैं, यह सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा इसका, तो याद रखिएगा, अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वार्म बूट कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो स्टार्ट करना होता है दोस्तों, कंप्यूटर जो स्टार्ट करना होता है टेक्निकली उसे बूटिंग कहते हैं, या बूटिंग कहिए, रीबूटिंग कहिए, या बूटिंग अप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट करने को टेक्निकली बूटिंग कहेंगे, बूटिंग अप कहेंगे, बूटअप भी कहते हैं। ये वाले टर्म्स हैं, सिनोनिम्स हैं इसके। और बेसिकली दो तरह से बूट होता है, या तो एक सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा या तो सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट होता है, यहां पे लिखा भी रहेगा फर्स्ट टाइम स्टार्ट, यहां ऐसा कुछ शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कोल्ड बूट कहते हैं, उसे कोल्ड बूट कहते हैं। और जो रीस्टार्ट होता है दोस्तों उसे हम लोग वार्म बूट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम स्टार्ट, यहां चूंकि ऑलरेडी स्टार्ट है यानी ये वाला ऑप्शन है वो लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर इज वार्म बूट। ठीक है, आंसर हमारा वार्म बूट हो गया। इसके अलावा दो ऑप्शन और होते हैं, हाँ, विंडोज में खासकर आप देखना, यहां पे एक स्लीप मोड होता है और एक हाइबरनेट मोड होता है। आपने ये शब्द भी देखा होगा कि कहीं स्लीप मोड भी लिखा होता है और कहीं हाइबरनेशन भी लिखा होता है। ठीक है, तो सर ये स्लीप मोड और हाइबरनेट क्या होता है, ये अगर बात करते हैं, स्लीप मोड बेसिकली क्या है इसके बारे में बता दूं तो बेसिकली ये जो होता है दोस्तों, ये दोनों ना पावर सेविंग मोड होता है। पावर सेविंग मोड होता है अगर सिस्टम पे हम काम करते हैं, कुछ समय के लिए काम को मतलब होल्ड करके कहीं जाना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। हाइबरनेट जो होता है वो ज़्यादा पावर बचाता है कंपेरिजन टू स्लीप मोड। हाइबरनेट मोड में क्या होता है, जब हाइबरनेट मोशन में हम डालते हैं तो ऑल डेटा जो होता है बैक टू हार्ड डिस्क चला जाता है, बैक टू हार्ड डिस्क चला जाता है, इसलिए ज़्यादा पावर बचाता है कौन, तो हाइबरनेशन मोड। और स्लीप मोड में क्या होता है, ऑल डेटा बैक टू रैम जाता है, इसलिए इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये कम डेटा कम पावर मतलब बचाता है। तो अगर आपको लंबा समय के लिए जाना है, 4 घंटे 5 घंटे के लिए, तो आप हाइबरनेट करके जाओ। अगर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे के लिए जाना है तो आप स्लीप मोड करके जाओ। यही दोनों की खासियत है। स्लीप मोड एंड हाइबरनेशन बोथ आर द पावर सेविंग मोड। पावर बचाता है, हाइबरनेट में ज्यादा पावर बचाता है क्योंकि वो डेटा सारा हार्ड डिस्क में चलाता है। हार्ड डिस्क हमारा नॉन वोलेटाइल है, इसलिए उसमें ज्यादा पावर की कंजप्शन नहीं होता है। ठीक है, आई होप सो ये चीजें समझ में आ गई होगी। यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट करने को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो तरह से, कोल्ड और वार्म। कोल्ड मतलब स्टार्ट और वार्म मतलब रीस्टार्ट, और दो और भी टर्म है जो मैंने आपको समझा दिया। अगर एग्जाम में इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे, मैं हर क्वेश्चन को इसी तरह टैकल करूंगा ताकि आपको उसके आसपास का भी और है वो भी समझ में आ जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये था पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे सवाल में दोस्तों। दूसरा सवाल क्या है था वो अगर हम देखें, दूसरा सवाल है ये हमारे सामने, इफ यू ओपन अ मेन्यू एंड देन डिसाइडेड यू डोंट वांट टू सेलेक्ट एन ऑप्शन आफ्टर ऑल, क्लिक द मेन्यू टाइटल अगेन और प्रेस द विच की टू क्लोज द मेन्यू। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, चूंकि ये कंप्यूटर के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश ही शब्द का, इंग्लिश भाषा का ही इस्तेमाल किया। अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, दैट वुड होना भी चाहिए। कंप्यूटर में आपको इंग्लिश में भी कंफर्टेबल होना चाहिए, वो आपको आगे और चीज़ें आसान करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसको हिंदी में, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि अगले बार से मैं जब सेशंस लेके आऊँ तो वहाँ पे मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस को पहुँचाऊँ आप तक। ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया था दोस्तों, इनमें से कौन सा है। देखो ऐसे ही ना कंडीशनल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में। मैं आरआरबी की बात करूं उसमें भी ऐसा ही कंडीशनल क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ यू ओपन अ मेन्यू, अगर मैं किसी मेन्यू को ओपन करता हूं एंड देन डिसाइड यू वांट टू सेलेक्ट एन ऑप्शन आफ्टर ऑल, उसके बाद डिसाइड करता हूं कि हमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, तो इनमें से कौन सा की प्रेस करेंगे।
फिर से वहां वो बैक कर जाएगा। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, ESC स्केप की प्रेस करेंगे जिससे कोई चीजें क्या होती है, बैक टू ऑफ जो प्रीवियस स्टेज है उसमें चला जाता है। कहीं भी आप ESC का अगर प्रेस करते हैं सॉरी, अगर ESC की का प्रेस करते हैं तो बेसिकली जो करंट लोकेशन पे, जहां पे करंट फाइल पे आप कर रहे हैं, उससे एक स्टेप आप बैक आ जाते हैं। तो वही पूछा गया था कि अगर मेन्यू ओपन किया फिर डिसाइड किया नहीं इसमें हमको काम नहीं करना है, फिर हमें बैक जाना है, तो कौन सा की का प्रेस करेंगे। तो आंसर है हमारा दोस्तों क्या, तो ESC। उसी तरह अगर F1 की बात करें तो F1 हमारा हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है टेक्निकली विंडोज़ में ऑलमोस्ट हर जगह। टैब की बात करें तो अगर एक टैब अगर कहें तो ये भी स्पेस लेता है, लेकिन क्या ये एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मुझे सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को या मुझे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है तो टैब मेन्यू से हम बढ़ते हैं, यानी कि स्पेस सॉरी टेक्निकली स्पेस बार से एक छोटा सा स्पेस लेगा, लेकिन अगर टैब की करेंगे तो वो मेरा मल्टीपल स्पेस से हमारा बढ़ता है। कौन सा, तो टैब की। ठीक है, शिफ्ट की हमेशा किसी कॉम्बिनेशन के साथ आता है दोस्तों, आपको ये मालूम है शिफ्ट की हमेशा ये कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जैसे शिफ्ट F4 अल्ट F4 ऐसे करके। तो उसी तरह शिफ्ट और CTRL और अल्ट जो होता है दोस्तों, ये तीनों को कहा जाता है कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की, और ये तीनों को की का किसी के साथ उपयोग करके हम कुछ फंक्शन को अंजाम देते हैं। जैसे अल्ट F4 हो गया विंडोज को क्लोज करने के लिए, ठीक है, किसी एक फाइल को क्लोज करना शिफ्ट प्लस F4 करते हैं। तो ऐसे करके इसका इस्तेमाल होता है किसी कॉम्बिनेशन के साथ, यानी किसी के साथ जोड़ के इसका काम होता है, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की भी कहते हैं। किसको, तो शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल को, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन आया था वो क्या था दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से पढ़कर, फिर आप भी इसका आंसर यहां पे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। विच प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलाउ टू मोर टास्क, जॉब्स और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है इनमें से कौन सी ऐसी तकनीक है जो हमें यह फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि एक ही समय पे साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे हम मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसी तरह वो मेमोरी को भी मैनेज करे ताकि सारा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए। ये सारा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करने का तात्पर्य आप अपने मोबाइल में करते हो। अब एक ही समय पे आप सॉन्ग भी सुनते हो और चैट भी करते हो, आपके हेडफोन लगे होते हैं, आप इंटरनल म्यूजिक प्ले कर लेते हो, चैट भी होता है, इसी बीच में कोई पॉपअप आ गया मेल का, वो भी जवाब देते हो, किसी व्हाट्सएप का चैट कर रहे थे, इसी बीच में अगर मैसेंजर का चैट आ गया वो भी काम कर लेते हो, इन बिटवीन गैलरी से अगर फाइल अपलोड करना है मेल में वो भी काम कर देते हो। यानी एक समय में मल्टीपल काम को अंजाम देते हो अपने मोबाइल में, और तो वो टेक्नोलॉजी को कहा जाता है दोस्तों मल्टीटास्किंग। क्या कहा जाता है दोस्तों, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक फीचर ही है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे एंड्रॉइड हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली ये काम क्या करता है, मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, एक ही समय में मल्टीपल टास्क करने को ही मल्टीटास्किंग कहते हैं। नॉर्मल सा लॉजिक है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है मल्टीटास्क। ठीक है, बस लास्ट में एक शब्द जोड़ दीजिएगा, एट सेम टाइम। ठीक है, मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम इज नॉन एज ए मल्टीटास्किंग। खत्म कहानी। अब कुछ कुछ ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज करते होंगे कि सर तब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी कंप्यूटिंग क्या होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसके बारे में जिक्र कर देता हूं। ठीक है, बेसिकली थ्रेड क्या होता है ना, थ्रेड का मतलब होता है अ लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि अ लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस जो होता है दोस्तों उसे हम लोग थ्रेड कहते हैं। अब ये सवाल आएगा सर लाइट वेट प्रोसेस क्या होता है, तो समझ लीजिए कि कोई भी प्रोसेस है, मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है कि भाई मुझे ए यहां पे टाइप करना है, ठीक है, या 2 + 2 जोड़ के 4 देना है, ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस अंजाम देता है, अगर मान लीजिए पी नाम का कोई प्रोसेस है दोस्तों, तो ये प्रोसेस अंजाम देगा अगर इस पे कुछ सब प्रोसेस काम करते हैं, जैसे कि कोई 2 को उठाएगा, कोई मेमोरी देगा, कोई ऐड का काम करेगा, कोई कहां जाना है वो बताएगा। तो ऐसे कुछ सब प्रोसेस हैं जो काम करते हैं, कुछ सब प्रोसेस हैं जो काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी सब प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेड। थ्रेड दैट मींस अ लाइट वेट प्रोसेस, प्रोसेस का भी छोटा पार्ट है, उसे हम लोग कहेंगे थ्रेड। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारा थ्रेड जोड़ जोड़ के, बहुत सारा थ्रेड जोड़ जोड़ के एक कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं, और इसी तकनीक को कहा जाता है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यही है, आपको जो बहुत सारे थ्रेड को ऐड करके जो काम करे एक प्रोसेस को अंजाम दे, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। अगला सवाल आता है सर मल्टी प्रोसेसिंग तब क्या होता है। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, यहां पे भी क्या होगा,
चूंकि यहां पे सिर्फ थ्रेड ऐड हो रहा था, ठीक है, T1 T2 करके ऐड हो रहा था, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा कि एक समय में मल्टी प्रोसेस काम करता है। बेसिकली मान लो एक टी टाइम पे यहां पे प्रोसेस P1 भी काम करेगा, P2 भी काम करेगा, P3 भी काम करेगा। टेक्निकली एक समय में एक से अधिक प्रोसेस काम करता है दोस्तों, फिजिकली भी काम करता है। मैं आपको बता दूं, जो सर्वर कंप्यूटर होता है आपका, तो चलो लोकल सा लैपटॉप है, उसमें आपको पता है एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन जो टेक्निकली जो सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े डेटा जो हैंडल करता है, बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैंडल करते हैं, वहां पे मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एक से अधिक प्रोसेसर टेक्निकली वहां पे काम करता है, इसीलिए उसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है जैसे कि यूनिक्स वगैरह, उसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। तो टेक्निकली मल्टी प्रोसेसर में का कॉन्सेप्ट यह याद रखिएगा, एट द सेम टाइम मल्टी प्रोसेसर एक्चुअली इज वर्किंग ऑन, एक्चुअल में मल्टी बहुत सारा प्रोसेसर है जो वहां पे काम करता है, और इसी टेक्निक को कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, दो चीज समझ में आ गया। मल्टी कंप्यूटिंग, बेसिकली मल्टी कंप्यूटिंग दैट मीन्स नेटवर्किंग, बहुत सारा कंप्यूटर एक साथ जोड़ दिए तो वो हमारा मल्टी कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, वो नेटवर्किंग का ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो ये जो सवाल पूछा था इसमें आंसर कौन सा लाई कर रहा है, तो मल्टीटास्किंग लाई कर रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी समझ में आ रहा होगा, और आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि यस सर मुझे इसी स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला सवाल है, टू मेक द नंबर पेड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो यू प्रेस की। सवाल बड़ा तगड़ा पूछा, एक सेकंड, प्रेस का स्पेलिंग एक ऐसे यहां जोड़ देता हूं, ठीक है। सवाल ये पूछा है कि अगर नंबर पेड देखते हो ना, 1 2 3 4 ऐसे कुछ कीज रहते हैं आपके कीबोर्ड में 0 से 9 तक, तो कहा जाता है जैसे कि हाँ, अगर इस नंबर लॉक को अगर हमें एरो के रूप में इस्तेमाल करना है, यानी लेफ्ट राइट ऐसे, तो कौन से की का प्रेस करेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर है। इसके लिए हम प्रेस करेंगे नम लॉक का, ठीक है। नम लॉक बेसिकली एक नम लॉक हो गया, मैं बता देता हूं कि नम लॉक और कैप्स लॉक, और एक होता है नम लॉक हो गया, कैप्स लॉक हो गया। बेसिकली ये दोनों को कहा जाता है नम लॉक, ये दोनों को बेसिकली कहा जाता है क्या, तो टॉगल की कहा जाता है। याद रखिए कभी ऐसा पूछा जाए नम लॉक, प्रेस लॉक, नम लॉक और कैप्स लॉक को किस कैटेगरी में आता है, तो बेसिकली एक टॉगल की आता है। तो टॉगल की का काम क्या होता है, कीबोर्ड को कंट्रोल करना, ठीक है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करना। जैसे नम लॉक क्या करेगा, नंबर को ऑन और ऑफ करेगा। कैप्स लॉक क्या करेगा, अल्फाबेट जो है A to Z उसको या तो कैपिटल लेटर या तो स्मॉल लेटर में चेंज करता है। तो ये नम लॉक और कैप्स लॉक जो है बेसिकली टॉगल की आता है, और इसका काम है कीबोर्ड को कंट्रोल करना। तो उसी में है कि अगर हम नम लॉक ऑफ कर दिए हैं, अगर नम लॉक ऑफ कर दिए हैं और उसके बाद कोई नंबर प्रेस करेंगे तो आपका एरो की तरह वो काम करेगा। कभी चेक करके देख लीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, इनमें से किसको प्रेस करेंगे ताकि नम लॉक जो है वो एरो की तरह काम करे, तो दैट्स तो नम लॉक। और नम लॉक किस कंडीशन में रहेगा, तो ऑफ जब रहेगा तभी ये काम होगा। ऑफ करोगा वो एरो की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज आप करके देख सकते हो मेरे भाई, आप करके देख सकते हो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अगला बात करते हैं, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर बूट नहीं करेगा दैट मीन्स स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा टर्म अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं रहे तो वो स्टार्ट नहीं करेगा। पहला ही दे दिया ऑप्शन कंप्यूटर, तो ये तो होएगा ही नहीं। दूसरा लोडर, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर की बात करता हूं, आंसर हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कंप्यूटर को बूट करवाता है यानी स्टार्ट कराता है। और जितने भी बूट करने के लिए इंटरनल फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है वो सबको जोड़ने का काम, सबको मिलाने का काम, सबको जाकर ढूंढने का काम ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यानी हमारे कंप्यूटर का जो मैनेजर है दोस्तों वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर ये ना रहे तो हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, जस्ट लाइक ए डब्बा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है। अब इसके अलावा भी जितने भी इंटरनल पार्ट है, जैसे लोडर का काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में भेजना, बस इतना ही काम करता है। ये बूट ना करवा देगा, इसका काम बस इतना है कि वो ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो टेक्निकल अगर बूटिंग हमारे कंप्यूटर को करना है यानी स्टार्ट करना है, उसमें काम करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे प्रमुख चीज होगा। इसके अलावा बाकी चीज सेकेंडरी होगी। ये आ गया तो सब आ गया, ठीक है। ये अगर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो सब कुछ उसके साथ ही हमारा आ जाता है। इसीलिए मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर फॉर बूटिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, जैसे कि एंड्रॉइड, ऑल दैट, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए
आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का जो बैच है वो लाइव हो चुका है अड्डा 24/7 के ऐप पे और वेबसाइट पे भी। आप जाइए, अगर इस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो इस बैच से आज ही इनरोल कर लीजिए। 20 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट होना, लाइव कब से है? 20 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट होने वाला है। 3 से 7 यानी 4 घंटे का क्लासेस आपको मिलेगा, जिसमें हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मैथ्स भी मिलेगा, आपको यहाँ पे रीजनिंग भी मिलेगा, आपको यहाँ पे इंग्लिश मिलेगा, जीए मिलेगा, करंट मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा। ये सारे फैकल्टीज मेंबर जो हैं आपको कंसर्न सब्जेक्ट को वहां पे टैकल करेंगे। तो बैच लाइव हो चुका है, जाके इनरोल कर लीजिए और इनरोल करने के लिए इस कोड को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। इससे आपको बैच इनरोल करने में फायदा होगा। फायदा क्या होगा वो बात करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों आप देख सकते हो इस बैच की जो फीस थी, 6 महीने की वैलिडिटी वाला बैच है मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। इसकी फीस है 6,519 रुपया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोड अप्लाई कर लिया, आप देखते हैं यहाँ पे जैसे कूपन कोड Y706 अप्लाई हुआ, ये फी हो गया 1,499 रुपया। 1,499 रुपया। तो ये आपको फायदा मिलता है जब ये कोड को अप्लाई करते हैं। और मैं आप बता दूं, अगर यही काम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके करोगे, यानी ऐप के माध्यम से करोगे, तो 1% और आपको मिल जाएगा सेम कोड से। ठीक है, तो सजेशन यही है कि 1% और बचा लेना, जाके ऐप से इंस्टॉल कर, ऐप से सब्सक्रिप्शन लेना। ठीक है, वेब पे करोगे तो थोड़ा 1% कम मिलता है, लेकिन अड्डा 24/7 ऐप से लोगे तो 1% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कुछ कूपन्स वगैरह, कुछ कॉइन्स वगैरह ऐड हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके बैच को इनरोल कर लीजिए। मात्र 1,499 रुपये में ये बैच आपको मिल जा रहा है 6 महीने का वैलिडिटी के साथ, और ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज आपको यहाँ पे अवेलेबल की जा रही है। और 20 दिसंबर से बैच लाइव है, तो कहीं चूके ना, यानी फर्स्ट डे से बैच स्टार्ट करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मेरा सजेशन है, जाके ज़रूर कर लीजिएगा अगर मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हर बच्चा जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डेटा इनटू। कंप्यूटर का मुख्य काम क्या होता है? टर्न डेटा इनटू, यानी डेटा को किस में बदलना। तो सबसे पहले डेटा के बारे में आपको बता दूं दोस्तों। डेटा क्या होता है? तो जो अनऑर्गेनाइज फैक्ट एंड फिगर होता है, इसकी परिभाषा भी कहीं लिख लेना, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जो अनऑर्गेनाइज फैक्ट एंड फिगर है दोस्तों, उसे डेटा कहते हैं। और ये डेटा कन्वर्ट किस में करता है? तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर होता है दोस्तों। ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो अनऑर्गेनाइज, अनस्ट्रक्चर्ड, अनबिहेवियरल फैक्ट एंड फिगर होता है, उसे डेटा कहते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, बिहेवियरल फैक्ट एंड फिगर होता है, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर का काम ही है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज करना। उदाहरण के तौर पे आप जाते हो लैपटॉप में, सिर्फ प्रेस करते हो, VIVEK प्रेस कर दिए, कहां से इधर उधर से की ढूंढ के अंदर गए, तो आपको वहां पे मिल गया विवेक। एक इंफॉर्मेशन मिला है ना, ये कि नहीं, नाम है मेरा विवेक। ठीक है, आप तो इधर उधर से प्रेस कर रहे थे, उसी तरह आप 2 कर देते हो, 2 इंटर कर देते हो, फिर प्लस कर देते हो, फिर प्लस कर देते हो। आप तो बस की ही प्रेस कर रहे हो ना, आप मैनुअली डेटा फीड कर रहे हो, लेकिन अंदर जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, नहीं भाई 2 + 2 हमारा 4 होता है। तो वही हो गया इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि ऐसा कलेक्शन जहां से हमें रिजल्ट मिल सके। और डेटा कलेक्शन तो होगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, अनमैनेज में होगा, वहां से कुछ रिजल्ट हम नहीं ले सकते। ये फर्क होता है डेटा और इंफॉर्मेशन में। तो बेसिकली कंप्यूटर का काम होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। कहीं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में ये हमारा। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? To keep file organized, related documents are often stored in also called directories. उसे directories भी कहा जाता है। Located on the storage medium is known as a। सिंपल सा बात है। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है, ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो हमारे फाइल्स को क्या करता है? तो ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, हमारे लैपटॉप में जो भी फाइल्स होते हैं, हमारे इमेजेस हो गए, हमारे मूवीज़ कलेक्शन हो गए, हमारे नोट्स के कलेक्शन हो गए, हम कोई भी डेटा हो सकता है, उसको अगर एक जगह हमें सजा के देता है, यानी ऑर्गेनाइज करके एक प्लेट में ला के देता है कि लो सर ये आपकी मूवी का प्लेट है, लो सर ये आपके फोटोज़ का प्लेट है, ये आपके
नोट्स का प्लेट है, ये आपके क्या बोलते हैं कि कोडिंग का प्लेट है। तो ऐसे प्लेट में सजा के ला के कौन देता है दोस्तों? तो वो मेरा फोल्डर देता है। फोल्डर ही है जो सारे फाइल को ऑर्गेनाइज करके एक प्लेट में सजा के हमको ला के देता है कि लीजिए सर, ये आपका बस यही वाला प्लेट है। ठीक है, तो प्लेट कौन सा हो गया? तो फोल्डर हमारा प्लेट हो गया। अब फोल्डर से भी कुछ कुछ याद रखिएगा। ठीक है, जैसे फोल्डर से कभी पूछा जाता है कि सब फोल्डर क्या होता है? सब फोल्डर। ठीक है, तो सब फोल्डर क्या हो गया? अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर है, अगर मान लीजिए ए नाम का फोल्डर है और वो है बी नाम के फोल्डर के अंदर, तो ये मेरा सब फोल्डर हो गया। ठीक है, ये मेरा सब फोल्डर हो गया। बी यहां पे क्या हो गया? तो मेन फोल्डर हो गया, मेन डायरेक्ट। अब एक बात और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ए नाम का फोल्डर है बी नाम के फोल्डर के अंदर, बी नाम का फोल्डर है सी नाम के, तो सी वाला यहां पे होगा रूट फोल्डर या रूट डायरेक्टरी भी इसे कहेंगे। ठीक है, रूट कहेंगे इसे। रूट फोल्डर कौन सा कहेंगे? तो सी वाला हमारा रूट हो गया। ठीक है, तो इसे रूट कहिए, मेन डायरेक्टरी कहिए, मेन फोल्डर कहिए, सब है। एक और सवाल पूछता है कि सर तो फिर माई डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक माई डॉक्यूमेंट भी तो लिखा रहता है विंडो एक्सप्लोरर में। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल में ऐसा पूछा जाए कि हम अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट कहां रखते हैं, पर्सनल जैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल करें, तो आप माई डॉक्यूमेंट पे टिक कीजिएगा। ठीक है, तो माई डॉक्यूमेंट बेसिकली पर्सनल डेटा, इसलिए नाम ही पड़ा इसका माई डॉक्यूमेंट। ये मेरा कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट है, यानी मेरे कंप्यूटर में मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, आप नहीं छू सकते। दैट वाज नोन एज अ माई डॉक्यूमेंट, दैट इज अ पर्सनल डेटा। ठीक है, चलिए, तो फोल्डर क्या हो गया? जो ऑर्गेनाइज करता है। इसी के कुछ और पार्ट मैंने बता दिया, सब फोल्डर, मेन फोल्डर, रूट फोल्डर। ठीक है, याद रखिएगा, रूट यानी कि मेन सबसे बड़ा है वो रूट है, अब उसी से सारे सब वाले निकलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि यस सर क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कैसा लग रहा है सेशन, ये मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला है टर्मिनल इज। टर्मिनल क्या है? टर्मिनल बड़ा अच्छा शब्द है। तो बेसिकली टर्मिनल क्या है ना, कहीं किसी भी डिवाइस को हम लोग टर्मिनल कह देते हैं, किसी भी डिवाइस को टर्मिनल कहते हैं। अगर मान लो कि ये मेरा नेटवर्क है, ये मान लो कि ये मेरा नेटवर्क है, नेटवर्क में बहुत सारा डिवाइस ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें कोई पीसी होगा, कोई राउटर भी है। ठीक है, तो ये हर डिवाइस से मेरा ये टर्मिनल कहा जाएगा। ठीक है, नेटवर्किंग में कोई भी डिवाइस है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वो राउटर भी हो सकता है, वो पीसी भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल। ठीक है, अगर शब्द लिखा रहे कंप्यूटर टर्मिनल, तब सिर्फ कंप्यूटर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल कुछ भी हो सकता है। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसको सही कर रहा है? तो दोस्तों टर्मिनल को हम लोग कहेंगे अ पॉइंट एट विच डेटा एंटर और लीव द कंप्यूटर। ठीक है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से कंप्यूटर में डेटा जाता है या निकलता है, उसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखिएगा, कहीं कहीं कंप्यूटर टर्मिनल लिखा रहे तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम की बात कही जाती है। तो ये तो हो गया सही परिभाषा टर्मिनल का। ठीक है, अब इसके भी कुछ कुछ पार्ट होते हैं, जैसे एक होता है डंप टर्मिनल, पूछा भी जाता है डंप टर्मिनल क्या होता है। एक होता है स्मार्ट टर्मिनल। ठीक है, तो बेसिकली डंप टर्मिनल क्या होता है? अगर सिर्फ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंसीडर करें, यानी कीबोर्ड और कीबोर्ड और मॉनिटर को सिर्फ कंसीडर करें, तो वो हमें डंप टर्मिनल की कैटेगरी में आएगा। सिर्फ कीबोर्ड की बात करेंगे, डंप टर्मिनल है, मॉनिटर डंप टर्मिनल है। ठीक है, उसी तरह अगर स्मार्ट टर्मिनल की बात करें तो इनपुट तो था ही, लेकिन आप प्रोसेसर भी अगर ऐड कर देते हैं तो वो मेरा स्मार्ट टर्मिनल होगा। यानी कि वो टर्मिनल जो प्रोसेस कर सकता है उसे स्मार्ट टर्मिनल कहते हैं, यानी कि कंप्लीट आपका कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि वो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये सारे शब्दों को थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। टर्मिनल एक कोई भी पॉइंट जहां से डेटा एंटर या लीव करता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। टर्मिनल को हम लोग दो भाग में बांट दिए यही डेफिनेशन की वजह से, एक डंप टर्मिनल और दूसरा स्मार्ट टर्मिनल। डंप या तो इनपुट या तो आउटपुट, या दोनों भी इनपुट आउटपुट सिर्फ कह सकते हैं, तो वो हमारा डंप टर्मिनल होगा। स्मार्ट टर्मिनल जो प्रोसेस कर सकता है डेटा के साथ। ठीक है, जो डेटा के साथ प्रोसेस कर देगा उसे कहा जाएगा स्मार्ट टर्मिनल। ठीक है, जैसे पूरा कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग स्मार्ट टर्मिनल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट भी करता है, प्रोसेस भी करता है और आउटपुट भी देता है, दैट इज नॉन एज स्मार्ट टर्मिनल। ठीक है, तो ये डंप, और ये समझ लीजिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि डंप कीबोर्ड इज एग्जांपल ऑफ, तो डंप टर्मिनल। ठीक है, आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन हमारा। तो ये था कुछ क्वेश्चन, मैं बस यहाँ पे मैंने आपको एक कंटेंट दिया है कि इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस का अप्रोच रहेगा। जो बैचेस आपको बताया जा रहा है, मैं थोड़ा सा और वहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ। दोस्तों चैनल को जरूर से यहाँ पे जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको और बता दूँ
दोस्तों जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ज़रूर यहाँ पे इनरोल हो जाइए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस करना पड़ रहा है, मात्र 1400-1500 रुपये की ही बात है, लेकिन आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। मैं दोबारा बताता हूँ कि जैसे अब ये साइट पे आप जाके देख सकते हैं, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये अड्डा 24/7 का साइट है, यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं दोस्तों। लेकिन आपको वहाँ पे जो इनरोल करना है, देख सकते हैं बैंक महापेक्स, सीडीवी सेल। तो आपका जो टारगेट है वो एमपी कोऑपरेटिव है, तो एमपी कोऑपरेटिव पे चले जाइएगा। आप देख सकते हैं ये बैच आपको मिल रहा है यहाँ पे, इतनी सारी क्लासेस मिल रही है। इस बैच के बारे में क्या क्या इसकी खासियतें हैं वो भी देख सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, बाइलैंग्वेज मिल रहा है, यानी कि आपको क्लास तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि बिना टेस्ट का कुछ हो नहीं सकता है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, ठीक है। वीडियो कोर्सेज सबके अलग अलग प्राइसेस हैं, ठीक है, सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे है कि आप इस कोर्स के माध्यम से जुड़िए, क्योंकि ये लाइव क्लासेस यहाँ पे मिल रहा है आपको। लाइव क्लासेस जो स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से, और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। 3 से 7 तक चलेगा, यानी टाइमिंग सुबह शाम 3 से 7 PM के बीच में चलेगा। आपकी क्लासेस रनिंग रहेगी, 20 तारीख से लाइव हो रहा है, और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। सारे सब्जेक्ट की क्लास, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जुड़ सकते हैं बैच में। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैच से जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, बस इतने सारे इस फीस में आपको एक छोटा सा यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर देना है, जिससे आपको क्या हो रहा है, तो आपको छूट यहाँ पे मिल जा रहा है दोस्तों, Y706 का यहाँ पे इंप्लीमेंट करके, ठीक है। ये मैं लाइव भी दिखा देता हूँ एक बार, चूंकि आप लोगों को थोड़ा सा संशय ना हो कि सर ये काम भी कर रहा है कि नहीं। तो 10 ये आपका Y70 अप्लाई कर दिया, जैसे अप्लाई किया देखो फी घट के आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। तो आप जाइए, हर बच्चा वहाँ पे कोड को जल्दी से क्लास को इनरोल कर लीजिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बेहतरीन क्लासेस वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, कंप्लीट क्लासेस। तो बस तैयार हो जाइए और शुरू हो जाइए, बस मेरा इतना ही कहना होगा। तो चलिए स्टार्ट, फिर मिलते हैं अगले वाले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी आई, मैंने कमेंट में देखा है, तो उस पर कंप्लीट सेशन करके मैं सारे क्वेरीज का जवाब दूंगा जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ही थी, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, जो भी डाउट्स होगा सारे सवालों का जवाब यहाँ पे देंगे। मैंने कमेंट्स में देखा है, तो वहाँ पे सिमिलर कमेंट बहुत सारे के थे, तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई एक यहाँ पे सेशन ही कर लेंगे, जहाँ पे जो पैरेलल डाउट्स हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ बेहतरीन चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।